नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं स्टॉक अर्थात भंडारण पंजिका। और इस पंजिका में अस्थायी सामग्रियों को किस तरह से दर्ज करेंगे इस वीडियो में जानते हैं। और साथियों, इस रजिस्टर को हमने अस्थायी सामग्री हेतु भंडारण पंजिका बनाया है। एक बिल हमने लिया है साथियों, और यह फोटो कापी है। और इस फोटो कापी में हमने उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्रियों को लिख कर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर नाम में XYZ और यह सामग्रियों का विवरण है। चाक डिब्बा, पेंसिल पैकेट, कोरा कागज, ठीक है, फिर प्लास्टिक के गेंदे, शटलकॉक, साबुन, हाथ धोने हेतु और सैनिटाइजर। तो जिस तरह से दुकानदार बिल तैयार करता है उसी तरह से उदाहरण स्वरूप हमने बिल तैयार कर लिया। और ये सारी सामग्रियां अस्थायी सामग्री के अंतर्गत आती हैं। और फिर इन सामग्रियों को किस तरह से इस भंडारण पंजिका में हम दर्ज करेंगे, ठीक है, इसी बारे में जानते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बिल में सबसे पहले क्रम पर है चाक डिब्बा और इनकी संख्या है 5 नग, ठीक है। और यहाँ पर दर और राशि लिखी हुई है। तो स्टॉक रजिस्टर में जब हम सामग्रियों को दर्शाते हैं तो हमें केवल नग या मात्रा यानी मिला के कितनी संख्या है उस पर ध्यान देना होता है। राशि या दर पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जब हम स्टॉक रजिस्टर में सामग्रियों को दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाक डिब्बा की। तो 5 नग हैं साथियों। इस पंजिका की हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अकाउंट ऑफ यानी नाम खाता। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं स्टेशनरी सामग्री, अर्थात एक खाता हमने बना लिया कि स्टेशनरी के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ हमने क्रय की है अस्थायी सामग्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर आ जाएगा स्थायी सामग्री का जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें भी यही जो खाते होते हैं उनको दर्ज किए जाते हैं। जैसे कोई रजिस्टर खरीद लिया मान लो, तो वो स्थायी सामग्री के अंतर्गत आता है, तो फिर उसको स्थायी सामग्री की सूची में हम दर्ज करते हैं, उस रजिस्टर में दर्ज करते हैं। जबकि अस्थायी सामग्रियों को हम इस रजिस्टर में अर्थात अस्थायी सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करते हैं। तो चाक डिब्बे की हम बात करें तो ये स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। तो साथियों, यहाँ पर चाक डिब्बा की हम बात करें, चाक डिब्बा, पेंसिल पैकेट, कोरा कागज, ये स्टेशनरी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर ये प्लास्टिक गेंदे, शटलकॉक, ये आ जाएगा खेल सामग्री के अंतर्गत। साबुन, हाथ धोने हेतु तो सैनिटाइजर, ये स्वच्छता के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये अलग अलग हम यहाँ खाता तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाक डिब्बा की बात करते हैं। तो चाक डिब्बा कितने हैं? 5 नग, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर हम लिखेंगे तारीख। तो ये बिल उदाहरण के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आज हम वीडियो तैयार कर रहे हैं इसलिए इसकी तारीख यहाँ पर डाल दी है 8 अगस्त 2022। तो हम यहाँ तारीख लिखेंगे 8/8/2022, इस तरह से लिख देंगे। साथियों, मैं सारी जानकारी को पेंसिल के द्वारा दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर विवरण में लिख देंगे चाक डिब्बा, यानी हमने क्या लिया है? चाक डिब्बा, ठीक है। अगला जो खंड है वो है मौजूदा स्टॉक। तो साथियों, मौजूदा स्टॉक में हमें कौन सी कितनी संख्या दर्शानी है या क्या संख्या दर्शानी है। चूंकि यहाँ पर साथियों हम चाक डिब्बे को दर्शा रहे हैं, तो क्या पुराने स्टॉक में हमारे पास चाक डिब्बा हैं? यदि पहले से हमारे पास चाक डिब्बा हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर हमको लिखना होगा, अर्थात चाक डिब्बा पुराने कितने हैं। तो यदि हमारे पास नहीं है तो आप डेस लगा दें, और यदि है मान लो 1 है मान लो, तो आप संख्या 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि नहीं है तो डेस लगा दें। और आमद कितनी हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं आमद में 5 नग। तो हमें आमद यानी हमने खरीदा है, यानी हमारे विद्यालय में आमद हुई है, यानी ये सामग्री आई है, तो इनकी संख्या लिख देंगे हम 5। अब ये मौजूदा स्टॉक और आमद, इन दोनों का योग यहाँ हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर पुराना यदि 1 होता तो 1 और 5, यहाँ पर हम 6 लिख देते, किंतु हम पुराना स्टॉक हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने डेस कर दिया, इसलिए यहाँ पर योग में क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिएगा इश्यूड क्वांटिटी, यानी खर्च कितना किया गया। उदाहरण के लिए आपने 5 डिब्बा खरीदा है तो वर्तमान में 1 को खर्च करेंगे, 5 के पास तो खर्च होंगे नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1 खर्च में, और बाकी कितना बचा स्टॉक में? वो बचा 5। तो यहाँ 5 में से 1 चला गया तो बचा 4 डिब्बा। तो यहाँ बाकी स्टॉक में 4 हमको लिखना होगा। अब साथियों, इतना हमने लिख दिया है। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा अगला विशेष अर्थात रिमार्क का खंड है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक जो डिब्बा है वो पूरा खर्च हो जाता है, तो आप लिख सकते हो कि 1 डिब्बा खर्च, यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके बाद फिर अगले इसमें यहाँ पर जो है अगला जो है, तो यहाँ पर मौजूदा स्टॉक में आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अगले इसमें जब हम लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर आमद में डेस आ जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 4 और फिर खर्च हम फिर 1 निकाल देंगे तो मौजूदा स्टॉक कितना बचेगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा दिया है। अच्छा साथियों, और भी हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, यदि मान लिया जाए हमने एक बार चढ़ा दिया यहाँ पर सामग्री को और हम बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने खर्च में 1 लिख दिया है और बाद में यदि चारों खर्च हो जाते हैं तो विशेष में आप 5 डिब्बे खर्च ऐसा भी लिख सकते हैं और अंत में समाप्त भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इनको खर्च कर लिया गया है ये भी लिख सकते हैं। अगली सामग्री है पेंसिल पैकेट। तो साथियों तिथि तो वही रहेगी, यानी तारीख वही रहेगी, हम लिखेंगे पेंसिल पैकेट। ठीक है, ये हमने लिख दिया और यहाँ मौजूदा स्टॉक अर्थात पुरानी पेंसिल पैकेट है तो लिखना है और नहीं है तो डैश कर देना है। और यहाँ पर पेंसिल पैकेट देखिएगा 3 नग, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और योग हो जाएगा 3। उदाहरण के लिए हमने बच्चों को वितरित करने के लिए 3 पैकेट खरीदा है और 1 पैकेट हमने खोल लिया है बच्चों को बांटने के लिए, तो हम खर्च में लिख देंगे 1, बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, आगामी समय पर यदि खर्च हो जाते हैं तो यहाँ पर आप विशेष में लिख सकते हैं कि तीनों पेंसिल पैकेट खर्च, ये भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ आगे आप लिख सकते हैं मौजूदा स्टॉक में लिख सकते हैं 2, फिर आमद में डैश और यहाँ पर जाएगा कुल 2, फिर खर्च में फिर से 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं मौजूद बाकी स्टॉक में 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। किंतु साथियों ऐसा लिखने में काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए सीधे ये खर्च हो जाते हैं तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ये मतलब व्यय हो चुके, खर्च हो चुके। अगला है कोरा कागज। आप देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे तिथि वही रहेगी, कोरा कागज। ठीक है, और मौजूदा स्टॉक में यदि पहले से कुछ है तो हम यहाँ लिख देंगे और नहीं तो डैश लगा देंगे। और कितना है 10 दस्ता, यहाँ लिख देंगे 10 दस्ता। उपयोग में कितना, टोटल योग कितना हो गया 10 दस्ता यहाँ आ गया। और उपयोग में आपने मान लो 2 दस्ता 2 लिख लीजिएगा और मौजूदा बाकी स्टॉक में 8 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह जब ये पूरा खर्च हो जाएगा तो उसका विशेष में विवरण आ जाएगा। तो इस तरह साथियों याद देखिएगा, ये हमने अस्थायी सामग्रियों में जानकारी को दर्ज कर दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखिएगा इस बिल में प्लास्टिक गेंदे, शटल कॉक, ये तुम्हारे से खेलकूद सामग्री के अंतर्गत आएगा। और खेलकूद सामग्री का जो खाता होगा, उदाहरण के लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम खेलकूद का खाता बना ले तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे तिथि वही रहेगी हमारी 8/8/2022 और यहाँ विवरण में आ जाएगा प्लास्टिक गेंदे। ठीक है, मौजूदा स्टॉक अर्थात पहले से आपके विद्यालय में है तो लिखना है और नहीं है तो डैश कर देना है। आमद कितनी हुई, यहाँ पर देखिएगा आमद में 12 नग, यहाँ पर लिखिएगा 12, योग भी हो जाएगा 12। और साथियों पूरी 12 के 12 आप खेलने में निकाल लेते हैं, बच्चों को खेलने को दे देते हैं तो खर्च में पूरी 12 हो जाएंगी, मौजूदा स्टॉक हो जाएगा नील, यानी यहाँ पर डैश हो जाएगा या 0 भी लिख सकते हैं आप यानी। ठीक है, और यदि मान लो यहाँ 12 में से यदि 6 निकालते हैं तो 6 बाकी स्टॉक में जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरी खेल के हो जाए या टूट फूट जाए या गुम जाए तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं विशेष में विवरण कि ये टूट फूट गई या गुम गई या जो भी हो गई, नष्ट हो गई, मतलब इस प्रकार यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। इसी तरह से अगला है शटल कॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे तारीख वही रहेगी, यहाँ लिखिएगा शटल कॉक हमने लिख दिया। मौजूदा स्टॉक अर्थात पहले से आपके विद्यालय में है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। और यहाँ पर लिखिएगा 10 नग, क्योंकि 10 नग खरीदा हमने तो 10 नग में से मान लिया जाए आपने यहाँ पर 10 लिखेंगे टोटल योग में, क्योंकि इसका योग हो गया यहाँ लिखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, इसलिए इसी का योग हो गया, यहाँ हो जाएगा 10। अब आपने खर्च कितनी कर लिया अर्थात खेलने के लिए कितने निकाल लिया, उदाहरण के लिए आपने 2 शटल कॉक निकाल लिया तो आपके पास में बाकी स्टॉक में कितनी बचेंगी 8। ठीक है, जब ये सभी समाप्त हो जाएंगे तब उसका विशेष में विवरण लिख सकते हैं और इनको खारिज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह से ये स्वच्छता से संबंधित सामग्री को भी आप अगले खाता बना करके उसमें दर्ज कर सकते हैं। और साथियों जैसा कि मैंने बताया कि जब ये खर्च हो जाए पूर्ण रूप से या नष्ट हो जाए या गुम जाए या जो भी स्थिति है मतलब समाप्त हो जाए तो आप उसका विशेष में विवरण लिख सकते हैं या फिर उसका विवरण आगे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों इस तरह से हम स्टॉक पंजी का संधारण करते रहेंगे और देखते रहना समय समय पर कि हमारे पास कितनी सामग्रियां हैं, ठीक है, कितनी सामग्रियां नहीं है। और जब ये सामग्रियों का विवरण दर्ज हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे तो नीचे यहाँ पर जो संस्था प्रमुख है वो अपनी सील लगा करके इनको निरस्त कर देंगे, यानी अंत में हमको यहाँ पर निरस्त करना आवश्यक है, यानी ये सामग्रियाँ खर्च हो चुकी हैं। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने आपको अस्थायी स्टॉक रजिस्टर के संबंध में जानकारी दी है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।